respected faculty members, esteemed guests, and everyone present in the room. I, Nishtha, warmly welcome you all to this bioenzyme session. It is indeed a privilege to commence this enlightening session in the gracious presence of such environmentally conscious minds. We all assembled here with a shared purpose to heal our torpedoed environment. Not taking your much time, I would like to acknowledge our guests, esteemed faculty members who have graced this session with their presence. We have with us respected Dr. Suchi Ma'am, the convener of Rasayaniki Society, and Nisha Ma'am will be joining us within few moments. She is the convener of Chemistry Society. Moving on further, I would like to introduce our esteemed guest, Mr. Ajit Kumar Sir. He is a respected educator and environmentalist. He holds an MCom and BA degree and has over 2 decades of teaching experience. Mr. Ajit Kumar is the founder and general secretary of Hitkari Foundation and also the director of Green Dhara Environment Solutions Private Limited. Through these organizations, he actively promotes bioenzyme-based natural and non-toxic solutions for environment conservation and public well-being. He has conducted impactful workshops across various institutions, including collaborations with Delhi University's Connectors team, where students from Hindu College successfully implemented his ideas in competitions and social initiatives. Sir, we humbly request you to kindly come forward. Okay, now I would like to invite our respected Nisha Ma'am to share a few words with us and introduce about the event and department. Please welcome. Warm welcome to all of you in the Department of Chemistry. This bioenzyme workshop is being under the Chemical Society. Now I would request our esteemed guest, Mr. Ajit Kumar Sir, to educate us and to put forward the program. आप सभी को नमस्कार। आज यहाँ पर मुझे इस मंच पे आके काफ़ी गर्व महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे जो मान सम्मान मैम सुशी मैम ने दिया, इस्माइल मैम ने दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बच्चे जो आज यहाँ पर आए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज इस मंच से कुछ ऐसा चीज़ उनके पूरे जीवन में आने वाला है। जैसे कि आपने एक टैगलाइन पढ़ा होगा LIC का, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो बायोएंजाइम आज मैं इसी टैगलाइन के साथ मैं बायोएंजाइम को इंट्रोड्यूस करता हूँ, क्योंकि बायोएंजाइम यदि आपने सीख लिया और अपना लिया तो यकीन मानिए आपका अपना हेल्थ, एनवायरनमेंट का हेल्थ और आने वाले जनरेशन उनको आप एटलीस्ट पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट देने की पक्का वादा कर सकते हैं आप। ये इसलिए जरूरी है आज, क्योंकि हर तरफ आप देखेंगे कि पॉल्यूशन का मार बहुत ज़्यादा हो रहा है। चाहे वो बात सॉइल पोल्यूशन की करें, एयर पोल्यूशन की करें, या फिर आप वाटर पोल्यूशन की करें। तो आज हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले हम कुछ सेशन थ्योरी का होगा, उसके बाद प्रैक्टिकल होगा, उसके बाद कुछ लैब रिपोर्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे और उसके बाद कुछ मैं आपको
ऐसे प्रोडक्ट बना के दिखाऊंगा जो आपके घरों में उपयोग होता है, या फिर जब आप कॉलेज पास आउट होंगे और कुछ अपना फ्यूचर डिसाइड करना चाहेंगे, यदि जो बच्चे हेल्थ सेक्टर में, जो बच्चे इन्वायरमेंट के सेक्टर में, या फिर जो बच्चे अदर बिजनेस फॉर्म में यदि अपने आप को कन्वर्ट करना चाहें, तो आप बायो एंजाइम बेस्ड प्रोडक्ट को अपनाकर अपनी कैरियर को भी बना सकते हैं। तो मैं आज कुछ इसी के ऊपर स्टार्ट कर रहा हूँ, शुरुआत आज मैं कर रहा हूँ। बायो एंजाइम सबसे पहले क्या होता है, इसके क्या महत्वपूर्ण उपयोग है और इसको क्यों अपनाना चाहिए हमें। देखिए, आप लोगों में से थोड़ा सा मुझे बताइए, थोड़ा सा इधर कॉन्सेंट्रेट करेंगे आप, कि बायो एंजाइम के बारे में आप लोगों ने कभी सुना हो या बनाया हो अपने घर में, थोड़ा खारू रहेगा। बायो एंजाइम के बारे में आपने सुना हो या अपने घर में बनाया हो कभी, या किसी से लेके कुछ यूज किया हो, किसी ने नहीं। जिसे हम बनाने के लिए एक प्लास्टिक का कोई भी कंटेनर, खास करके आप लोग 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर या 50 लीटर, 100 लीटर, 200 लीटर, इतने बड़े इवन 500 लीटर, 1000 लीटर, किसी भी डब्बे में, छोटे छोटे डब्बे में, बड़े से बड़े कंटेनर में आप बना सकते हैं इसे बनाने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत होगी। सबसे पहले तो पानी होगा, उसके बाद जो भी कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर का मीन्स आपके घर में आने वाले फल के छिलके, सब्जी के छिलके, कोई भी हर्ब हो सकता है, ठीक है, कोई भी जड़ी बूटी ड्राई फॉर्म में हो या वेट फॉर्म में हो, यानी गीला हो या सूखा हो, किसी भी तरीके से यदि आपके घर में है। यदि मान लीजिए आपके घर में कोई 5 लोग, कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो आप लोग हो सकता है मार्केट से केले या संतरे या कोई पाइनएप्पल कुछ भी लेके आते हैं। यूज करने के बाद जो उसका छिलका होता है वो क्या करते हैं, डस्टबिन में जाता है, और वही चीज़ जाके डंपिंग यार्ड में डंप होकर फिर वो स्लोली मीथेन गैस रिलीज करना स्टार्ट करता है। तो अभी हम उसका सोल्यूशन बता रहे हैं कि कैसे हम उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं अपने लिए एक बहुत ही उपयोगी और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट बना के। कैसे करना है, जैसे मैंने बताया 3 चीज़ों की जरूरत होगी। सबसे पहले पानी, दूसरा है ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल में कोई भी फल, सब्जी, पूरा पार्ट ले सकते हो या उनके छिलके, और तीसरा है हमारा गुड़, जैगरी। तो एक हम प्लास्टिक का कंटेनर लेंगे, उसके जैसे ही बनाएंगे उस टाइम देखेंगे आप कि जो छिलके हैं ना वो तैरते रहेंगे। अब वो जब 90 दिनों के बाद जब आप देखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। मतलब जो फर्स्ट डे आप देखेंगे कि 20% नीचे है, 80% ऊपर है, 90 दिनों बाद देखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 20% ही तैरेगा, 80% नीचे बैठ जाएगा। तो ये एक तरीका है समझने का कि ये कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा तरीका बता रहा हूं। तीसरा तरीका यह है कि आप अपने हाथ पे लीजिए और जैसे सैनिटाइजर को रब करते हैं ना, 20-30 सेकंड तक रब कीजिए। उसके बाद आफ्टर 1 मिनट आपका हाथ पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा, यानी बिल्कुल कॉटन जैसा लगेगा, बिल्कुल स्टिकीनेस नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो भी हम समझ सकते हैं यदि स्टिकीनेस है, ज़्यादा वो चपचपापन है उसमें, तो आप समझ जाइए कि इसमें कुछ दिक्कत है, इसके फर्मेंटेशन पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी मैंने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया कि बायो एंजाइम को बनाने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत होती है उसका हमने नाम बताया, कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बताया हमने,
और 90 दिनों बाद जब ये बन के तैयार होगा तो किस कलर में होगा, ठीक है। कैसे पहचानेंगे कि ये बन के तैयार हो जाएगा? फिजिकल मैंने 2-3 तरीका बताया, एक पीएच मीटर से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये बताइए, मैं कुछ क्वेश्चन में पूछूंगा, आप बताइए, यदि आपके पास सपोज 100 लीटर का कोई कैन है तो कितना पानी होगा, कितना कोई छिलका ले सकते हैं और कितना गुड़ होगा? ओके ओके जी, वेरी गुड, ताली बजाइए इनके लिए। ओके, थैंक यू। अब पीछे आप खड़े हो जाइए। हाँ, सपोज आपके पास 250 लीटर का एक ब्लू कैन है, ओके, उसमें मुझे पानी इंजन बनाना है। हमारे पास पानी है, मौसमी के छिलके हैं और गुड़ है, तीनों की क्वांटिटी कैलकुलेट करके बताइए। गुड, बैठ जाइए, ठीक है। देखिए, मैं इससे ये बात बता रहा हूँ आपको, आप लोगों को पूछ रहा हूँ ताकि आप लोग इन चीज़ों को ना, ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, यदि आपने इसको कैलकुलेट करके नहीं यूज किया तो एंजाइम नहीं बनने वाला, फिर आप कहेंगे कि पता नहीं क्या बता के चला गया, ठीक है। इसलिए कुछ भी आपसे मैंने बताया ना, एक बार आपने सीख लिया इसको, तो अभी मैं बहुत ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके घर की जो बजट है ना वो बिल्कुल बढ़िया कर देगा, समझ रहे हैं? अच्छा, आप लोग मानते हैं कि घर में डेली पोछा लगना चाहिए, टॉयलेट की सफाई भी होनी चाहिए, है ना? गार्डन में खाद भी डालना चाहिए। आप जब पॉल्यूशन फ्री भी रहना चाहेंगे आप, है ना? और आपके घर के अंदर जो बर्तन धुलता है वो भी केमिकल फ्री होना चाहिए, है ना? मैं इसलिए ये सारी बातें कर रहा हूँ क्योंकि अभी आज के सेशन में सारी बातें मैं करूँगा और सारा प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ कि ये सारी चीज़ों को यदि आपने सीख लिया तो आप अपने घर के बजट को, यदि मंथली 1000 रुपीज़ का भी सामान आता है, ये सारी वो पूरा बचने वाला है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बिना किसी डर के आप आज के डेट में आप टॉयलेट सीट की सफाई करते हुए किसी को देखते होंगे तो वो या तो जो ब्लू कलर का अपना टॉयलेट क्लीनर आता है मार्केट में, उससे लोग यूज़ करते हैं ना, या नहीं तो एसिड से। आप जो सफाई करता है ना उसको आप देखिए, नाक में कपड़ा बांध के या तो हाथ को में कपड़े बांध के बहुत ही सावधानी से करते हैं, वो करते हैं ना। रीज़न यही है कि वो हाईली टॉक्सिक केमिकल से बना होता है, यदि शरीर में गिर जाए और आपके नाक के थ्रू यदि अंदर चला जाए तो आप बीमार पड़ सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को, और साथ में आपके स्किन इन्फेक्शंस होने के 99% चांस रहते हैं। हाथ ड्राई हो सकता है, हाथ में फुंसी हो सकता है, हाथ में सोराइसिस की प्रॉब्लम हो सकता है, इतनी सारी प्रॉब्लम को घर में लोग रखते हैं। और खास करके मैं टॉयलेट क्लीनर के ऊपर एक लाइन अभी बता देता हूँ आपको। आपने न्यूज़ में देखा होगा या बहुत सारे आजू बाजू में यदि सोसाइटी में आप लोग रहते होंगे तो ऐसा कभी केस सुना होगा कि किसी ने गुस्से
हिस्से में आके फिनाइल पी लिया या ऐसी या फिर टॉयलेट क्लीनर पी लिया, ऐसा सुना होगा। उससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। कई बार लोग मर भी जाते हैं, कई बार काफ़ी सारे लंग्स वगैरह ये जो है ना डैमेज होता है। उस सभी से भी बचाव होगा, समझ रहे हैं। और साथ में आज ये हमारा पूरा दिल्ली खास करके यमुना की सफाई को लेके कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है, लेकिन पूरा यमुना छोटे बड़े नाले से कनेक्ट करता है और जिसके सारे गंदे पानी उसी में जाके गिर जाता है। तो पानी को गंदा करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन सफाई करने का कोई तरीका इतना आसान नहीं है जो घर बैठे हो जाए। ऐसा हो सकता है? जो तरीका आज मैं बताने वाला हूँ सिर्फ घर में आप लोग यूज कर लीजिए, वो यमुना अपने आप नाले की जो गंदगी है ना 60 to 70% अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीजों को तो सीखना चाहिए। दिल्ली हमारी है, आपकी है ना। इसको स्वच्छ बनाना, इसको सुंदर बनाना और इसको पॉल्यूशन फ्री रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए बायो एंजाइम को बिल्कुल सीरियसली हमें सीखना है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको इसका डेफिनेशन बताया था कि किस तरह से किचन में जो फल के छिलके हैं, सब्जी के छिलके हैं, है ना, इनको यूज करना है बायो एंजाइम बनाने में। या यहाँ पर दिल्ली में जो सबसे आसान तरीका है, किसी भी जूस वाले से जाइए, छिलका उठा लीजिए, वो फ्री में दे देगा आपको और घर में बना लीजिए। ठीक है, उसके अलावा कोई यदि गांव में भी रहता है या छोटे शहर में भी रहता है तो अपनी किचन से निकलने वाले जितने भी फल और सब्जी के छिलके हैं उनको इकट्ठा करिए और आप उससे बायो एंजाइम बना सकते हैं। कैसे बनाना है मैंने फॉर्मूला बता दिया है, कितने दिन में बनेगा ये भी बता दिया है, किस कलर में बन के तैयार होगा ये भी बता दिया है। ठीक है, उसका पीएच कितना होगा, हमेशा <4 होगा। ठीक है, और वो बहुत सेफ है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे हेल्थ के लिए। ठीक है, अब बताइए ये क्यों जरूरी है। अब मैं इसके ऊपर बात करूंगा क्यों जरूरी है। जो मीडिया में चलता है, जो न्यूज में चलता है, जो न्यूज़पेपर में छप के आता है, ये तो बहुत दिनों से और वर्षों से चल रहा है। अब प्रैक्टिकल आप लोग देख रहे होंगे अभी कि गर्मी का मौसम अभी 6 महीना रहने लगा है। मानते हैं इस बात को? मार्च से शुरू हो जाता है और अक्टूबर तक फुल गर्मी, फुल धूप है। ये क्लाइमेट चेंज ऐसे नहीं आया है एक दिन में 2 दिन में, ये वर्षों से इसके पीछे लोगों की, ठीक है ना, मिसमैनेजमेंट है। और किन किन चीज़ों का मिसमैनेजमेंट है तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत सारा रीजन है, जिसमें सबसे पहला रीजन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। पूरे दुनिया में समझते हैं हम लोग STP, कौन कौन समझते हैं जरा हाथ रखिए। ओके, मैं बता देता हूँ। STP का मतलब है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। होता क्या है, आपके इस कॉलेज में भी होगा शायद, नहीं तो दिल्ली जैसे शहर में तो STP का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ क्या है कि सीवर लाइन बना हुआ है। जितने भी हॉस्पिटल से, कॉलेज से, आम घरों से, सोसाइटी से निकलने वाले जितना ह्यूमन वेस्ट और जितना भी कचरा है, खास करके ऑर्गेनिक मटेरियल जो ह्यूमन स्लज वगैरह होता है, वो सारे गटर पाइपलाइन से सीधा गंदे नाले में चला जाता है। ठीक है, और वो गंदा नाला यमुना के किनारे कुछ STPs बने हुए हैं, उस STP में ट्रीट होके, ऐसा सरकार का नियम बना हुआ है कि उसमें जाएगा गंदा पानी और वो ट्रीट होके यानी साफ पानी बन के वो फिर नदियों में गिरेगा। जब पानी, देखिए 2 यूज है पानी का। एक तो हम लोग जो जिसको पीते हैं, नहाते हैं, ये प्राइमरी उसमें आ गया। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन में। तो अब जब पानी ट्रीट होगा
तो उसका सेकेंडरी यूज किया जाएगा। ऐसा नियम है सर गवर्नमेंट का। ट्रीटमेंट के बाद आप चाहे गार्डन में डालिए या फ्लश में यूज कीजिए या कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज कर लीजिए या रोड को पटा लीजिए, बहुत सारे इसके वॉल्स हैं, ठीक है। लेकिन आप बताइए जो यमुना का पानी है उस पानी से, खास करके जो यमुना दिल्ली में बह रही है 22 किलोमीटर, यानी वजीराबाद से लेके ओखला तक, इस पानी से कोई कंस्ट्रक्शन करेगा या कोई गार्डन में डालेगा, बदबू आएगा उससे। बदबू के साथ साथ उसमें हैवी मेटल्स बहुत होते हैं। हैवी मेटल्स बता देता हूँ मैं आप लोगों को। आर्सेनिक का नाम सुना होगा, लेड होता है, कैडमियम होता है, ठीक है। इस तरह से आर्सेनिक, इस तरह के जो हैवी मेटल्स होते हैं, यदि ये शरीर के अंदर चला जाए या फिर मिट्टी में चला जाए तो वो सारे पॉल्यूट कर देता है उसको, ठीक है ना। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि पानी जब गंदा हो जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए एसटीपी लगाया जाता है। एसटीपी के अंदर सिंपल मैं बताता हूँ 4-5 टैंक बनाया जाता है, ठीक है, और एक फिल्टर लगाया जाता है। ओके, टैंक एक ऐसा होगा जो कॉमन टैंक होगा। जैसे सपोज करिए ये कॉलेज है, कॉलेज में बहुत सारे वॉशरूम होगा, कैंटीन है, इससे निकलने वाले जितने भी वेस्ट वाटर है सभी को एक टैंक में रखा जाता है और उसको उस पानी में एयर दिया जाता है। एयर कैसे चलेगा? ब्लोअर से। जो आपने एक्वेरियम देखा है जिसमें मछली रहता है, उसमें छोटा पंप लगा के लोग देते हैं ना बुलबुला, सिमिलरली इसमें ब्लोअर से एयर दिया जाता है ताकि पानी के अंदर ना ऑक्सीजन आए और बैक्टीरिया उसको क्या करे, इजीली कंज्यूम करके फिर वो फिल्टर से पास होगा और पानी क्लीन हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस होता है एसटीपी का। जितने भी खास करके दिल्ली जैसे शहर में, क्योंकि सीवर लाइन बना हुआ है तो यहाँ एसटीपी नहीं है। पास में आप नोएडा चले जाइए, गुड़गांव चले जाइए या गाजियाबाद, वहाँ मिलेगा आपको। कोई भी सोसाइटी डेवलप होगा तो वहाँ एक एसटीपी बनाया जाएगा। एसटीपी में जितने भी आपके सोसाइटी का गंदा पानी होगा वो सारे इकट्ठा होगा। उस पानी में आप समझ सकते हैं जितनी भी तरह का, चाहे वो साफ सफाई हो, ह्यूमन स्लज हो, चाहे जितनी भी तरह के गंदगी है वो सारे आते हैं उसमें। उसको ट्रीट करने के लिए आज के डेट में जो तरीका है लोगों का, डीएपी यूज करेंगे, यूरिया यूज करेंगे, क्लोरीन यूज करेंगे, ब्लीच यूज करेंगे, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है। आप अपने घर में बायो एंजाइम यूज कर लेंगे तो ऑटोमेटिक गंदे नाले में ये जब एंजाइम जाएगा तो वहाँ पर जो पॉल्यूशन लोड है वो 60% तक ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगा। तो आप घर बैठे एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी निभाना शुरू कर देंगे, ठीक है। एक ये भी एक देशभक्ति है, ध्यान रखिएगा। घर बैठे देखिए सभी के पास समय नहीं है कि वो एक ग्रुप बनाए और फिर वॉलंटियर तैयार करे और वहाँ कोई यमुना किनारे जाके सफाई करेगा, कोई नाले के किनारे सफाई करेगा। ये सब चीज़ों के लिए बहुत सारा एफर्ट चाहिए, ठीक है ना, पैसा चाहिए, खर्च होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप घर बैठे ही इन चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं अकेले, तो बहुत ही अच्छा रास्ता है ना। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपसे, जब मैं ये स्टार्ट किया था टॉपिक, तो मैंने कहा था क्यों जरूरत है। हमने चर्चा किया कि मौसम चेंज हो गया है ना। पहले 4 महीना गर्मी रहता था, 6 महीना हो रहने लगा। आपने देखा होगा कि ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहा है। इसका रीजन है क्लाइमेट चेंज। बहुत सारे ऐसे टापू हैं जहाँ लोग पहले रहते थे, अब डूब गए है ना। बहुत सारे बेमौसम बरसात और बहुत सारे ऐसे मौसम में बदलाव आ चुका है जिसको हम लोग समझने में थोड़ा सा, ठीक है ना, नाकाम है कि क्यों हो रहा है। सीधा सीधा मतलब है जब क्लाइमेट चेंज होगा किस तरह का इम्पैक्ट दिखेगा। अब इसको हम
देखिए कम कर सकते हैं, बिल्कुल रोक नहीं सकते क्योंकि नेचुरल है ना, पूरा प्राकृतिक नियम है ये कि हर चीज में बदलाव तो होना है, लेकिन हम इसको कम कर सकते हैं। देखिए ये होता कैसे, जब हम लोग सुबह सुबह सो के उठते हैं तो कचरे का गाड़ी आता है हमारे कॉलोनी में, घर के सामने, हम लोग पूरा सारा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सारा कचरा भर के उसमें डाल देते हैं, है ना। वो सारा उठा के जाके डंपिंग यार्ड में डाल देता है, ठीक है ना। गाजीपुर पूरा आप लोगों ने वो देखा है पूरा, अच्छा वो करनाल बाईपास वाला भी देखा होगा आप लोगों ने। उधर होता क्या है, लोग बड़े बड़े कचरे का ढेर हो गया है ना, पहाड़ बन चुका है। इसको आपकी मदद से कम किया जा सकता है। देखिए इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं अपने घर के कचरे को, खास करके ऑर्गेनिक वेस्ट को एंजाइम में कन्वर्ट कर दूँ तो वहाँ नहीं जाएगा सबसे पहले ऑर्गेनिक वेस्ट। जब डंपिंग यार्ड में नहीं जाएगा तो ऑर्गेनिक वेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एयर मीथेन नहीं बनाएगा। वो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। अब सोचिए, कभी देखा है आपने कचरे के ढेर में ऑटोमेटिक आग लग जाती है, कोई जाके लगाता नहीं है। यदि किसी ने वहाँ बीड़ी भी सुलगा दिया तो वो जल जाएगा। सोचिए कितना मीथेन होता है। कहने का मतलब यह है कि उस मीथेन का सबसे बड़ा कारण है ऑर्गेनिक वेस्ट। जब लेयर वाइज ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज होगा इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो मीथेन निकलेगा, ठीक है। और भी सारे ग्रीन हाउस गैसेस वहाँ रिलीज होते रहते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि मीथेन सिर्फ वहीं निकलता नहीं, आपके गटर, वो गटर देखा है जहाँ ढक्कन लगे होते हैं, आपने बहुत सारा न्यूज सुना होगा कि बहुत सारे वर्कर नीचे जाते हैं सफाई के लिए और मर गए। किस गैस से मरते हैं? मीथेन ही है वो। तो इस सभी को हम रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस होगा? सबसे पहले तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हमने अपने घर में क्या करना है कि एंजाइम बना लेना है, और जो एंजाइम बनेगा उसको यूज करेंगे। यूज करने का तरीका बताऊंगा अभी। देखिए अभी जैसे मैंने बताया कि जैसे जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज है ये एक कंबल की तरह है, ब्लैंकेट की तरह। पूरे वर्ल्ड में अभी के डेट में गर्मी बहुत हो गया ना, धरती का जो तापमान है वो काफी बढ़ चुका है। तो धरती का तापमान जैसे देखिए ठंड के मौसम में जब ठंड लगता है तो हम लोग रजाई या कंबल ओढ़ते हैं, तो कंबल के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बाहर का कम रहता है। सिमिलरली अभी के डेट में क्या हो गया है कि जितना ग्रीन हाउस गैसेज है कंबल की तरह हो गया है, और नीचे अर्थ में इसका टेम्परेचर उसके कारण काफ़ी बढ़ रहा है धीरे धीरे धीरे, ठीक है। और उसके कारण ग्लेशियर पिघल रहा है और टापू धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो क्या हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? यस। करेंगे कैसे? बहुत सिंपल है। अभी जैसे मैंने बताया कि आप कुछ यूजेस में आपको जनरली मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वांटिटी वाइज में बताऊंगा, उसको लिख लेना है। पहले सिंपल बायोएंजाइम का यूज क्या करना है। सबसे पहले देखिए, जब 90 दिनों बाद जब तैयार होगा अपना, खट्टे फल का हो, मीठे फल का हो या सब्जी का हो, कोई भी बायोएंजाइम उठाइए, 1 लीटर में 5 ml मिलाना है, ठीक है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, 1 लीटर पानी लेना है, उसमें 5 ml आपको बायोएंजाइम मिलाना है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ करना है देखिए। सबसे पहले 1 लीटर पानी में 5 ml मिक्स करके ओवरनाइट रखना है इसको फॉर एक्टिवेशन। ओवरनाइट यानी रात में 1 लीटर पानी में 5 ml डाल दीजिए और ओवरनाइट रख दीजिए। सुबह उठते ही उस पानी को सबसे पहले अपने टॉयलेट सीट में या जो आप जहाँ आप लोगों का वॉशरूम होगा वहाँ पे डाल दीजिए। वो पानी
गटर के साथ नीचे चला जाएगा। इसका फायदा क्या होने वाला मैं बता देता हूँ। जितने भी फिनाइल, जितना भी हाईली टॉक्सिक एसिड बेस्ड टॉयलेट क्लीनर यूज होता है, वो जब हम अपने घरों में यूज करते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा जितने भी ह्यूमन स्लज या कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट जब गटर में रहता है पानी के साथ, उसके अंदर मेसोफिलिक बैक्टीरिया होता है। मेसोफिलिक लिख लीजिए, मेसोफिलिक बैक्टीरिया होता है जिसको ये सारे हाईली टॉक्सिक केमिकल्स किल करता है, मारता है। ठीक है, मेसोफिलिक बैक्टीरिया अपने आप को डिकम्पोज कर सकता है। देखिए, यदि ह्यूमन स्लज में जैसे गोबर को किसी खेत में आप रख दो 2-3 दिन, आप 5वें दिन उसको देखेंगे कि मिट्टी में मिल गया। इसका रीजन क्या है? उसके अंदर का बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर दिया है ना। सिमिलरली कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डिकम्पोज करने के लिए उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है मेसोफिलिक। मेसोफिलिक बैक्टीरिया को जब हम अपने घर में जितने भी हाईली टॉक्सिक केमिकल्स यूज करेंगे तो वो मरता है। तो गटर के अंदर जितने भी ह्यूमन स्लज है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, वो क्या होगा? मर जाएगा। तो जहां हर जगह जाके चौक हो जाएगा। गटर के ढक्कन से आपने देखा होगा कि गंदा पानी, काला पानी रिलीज होता रहता है, देखा है ना। इसका रीजन क्या है? वही सारा स्लज जिसके अंदर बैक्टीरिया था, वो बैक्टीरिया मर चुका है, वो बैक्टीरिया और वो सारा स्लज जो है दीवारों पे चिपक जाएगा। स्लज डिकम्पोज हो जाएगा तो पानी बन के आगे निकलना चाहिए, लेकिन वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है, वो दीवारों में जाके चिपक गया है। आगे क्लोज करेगा, पीछे जितना भी ढक्कन से ढका हुआ गटर है वो सभी से ओवरफ्लो होना स्टार्ट हुआ गंदा पानी। तो नुकसान क्या हुआ? जितने भी आप क्लीनर यूज करते हैं घर में, जितना मैंने बताया फिनाइल या हाईली टॉक्सिक एसिड बेस्ड क्लीनर, ये उस बैक्टीरिया को मारेगा, जाके आगे चौक हो जाएगा, पीछे गटर ओवरफ्लो करेगा। अब जब आप, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, आप आए दिन देखते होंगे गलियों में, सड़कों पे ये सब होता रहता है। जब आप एंजाइम डालेंगे तो क्या होगा? इसी मेसोफिलिक बैक्टीरिया को कम से कम 1000 गुना बढ़ाएगा। जैसे उसमें टच होगा, इस बैक्टीरिया को 1000 टाइम्स इंक्रीज कर देगा। जैसे ही ये इंक्रीज होगा, ये डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है। डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा तो आगे चौक नहीं होगा, पीछे गटर ओवरफ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि आपके उस पॉल्यूशन लोड को जो चौक हो रखा था उसको डिकम्पोज कर देगा। अच्छा, आप लोगों के घर में सिंक जाम हुआ है कभी? सिंक जाम हुआ है? उसको खोलने के लिए क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं? केमिकल्स डालते हैं। मैं बता रहा हूँ, ज्यादातर लोग एसिड डालते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग एसिड डालते हैं ताकि वो चीजें खुल जाएगा। यानी सेम आप समझिए कि जो गटर पाइपलाइन है उसी तरह के जाम होता है, आगे पीछे ओवरफ्लो स्टार्ट होगा। अब आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने एंजाइम अपने वॉशरूम में यूज करेंगे, उसी तरह से यदि आप सिंक में भी अपने प्योर एंजाइम 100 ml डाल दिया तो सारा सिंक, ठीक है ना, फ्री हो जाएगा। उसके जो जाम है जिस वजह से वो खत्म हो जाएगा। तो अपने घर में सिंक को भी आप बिल्कुल उसको जाम से फ्री कर सकते हो, और थोड़ा छोटा कंट्रीब्यूशन आपके घर के आसपास के नालों को, सीवर लाइन को बिल्कुल सही रखेगा। पहले तो बता दिया हमने कि आप अपने सीवर लाइन में सिर्फ 1 लीटर पानी में 5 ml, अपने पानी का ढक्कन देखा है पानी वाले बोतल का, वो 5 ml है, बस उतना 1 लीटर में डाल दीजिए, ओवर नाइट रखिए, सुबह में बोल लीजिए, कुछ नहीं करना है।
इतना यदि ये भी नहीं होगा तो और सस्ता तरीका बताता हूं। आप सभी लोग पर डे नहाते होंगे, ध्यान रखिएगा अपनी बाल्टी में ओनली 50 ml, 20 लीटर से एवरेज लोग 20 लीटर से नहाते हैं। 20 लीटर में 50 ml डाल के 15 मिनट 20 मिनट छोड़ के उससे नहा लीजिए, अलग से काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसका बेनिफिट बताता हूँ। आपके स्किन को कभी कोई भी बीमारी ड्राई नहीं कर सकता। किसी का स्किन कितना भी ड्राई होता हो, ये करके आप नहाइए, आपका स्किन ड्राई नहीं होगा। यदि स्किन के ऊपर खास खुजली होता हो तो वो भी खत्म हो जाएगा। दाने होता हो, कोई जख्म होता हो, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो या किसी भी टाइप का फंगल इन्फेक्शन हो, ठीक है, वो सारे खत्म हो जाएंगे। और अब आपको मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ बातें नहीं है, मैं कुछ फोटोज में दिखा दूंगा आपको। आप लोग इस बात को गारंटेड, ठीक है ना, किसी को बोलेंगे तो आप बोलिए गारंटी है इसकी। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। यदि मैंने ये कहा है कि नाले के अंदर पॉल्यूशन लोड 60% कम हो जाएगा ये काम करने से, तो इस बात की गारंटी दे रहा हूं मैं। ये नहीं कि बस सिंपल बोल के चला गया। मैं आपको लैब रिपोर्ट दिखाऊंगा, ठीक है। यदि ये तो मैं आपको जैसे बताया मैंने कि आप नहा लीजिए उस पानी से, वो पानी गटर में चला जाएगा और वही गटर वहां पे काम करेगा। यहाँ दो काम हो गया ना, नहा भी रहे हैं, स्किन प्रोटेक्शन हो रहा है, साथ में वो नीचे चला गया। चलिए, यदि कभी फॉर्मूला भूल गए आप तो ये आपके पास है ना, ये पेज है आपके पास, देख लीजिए, ये साइज है, ये रेशियो लिखा हुआ है, 1:3:10 की रेशियो के अकॉर्डिंग ये सारा लिखा हुआ है, ठीक है। पानी दूध और जो भी छिलका है उसका रेशियो हमने बताया हुआ है। अब आपको बताता हूँ, मैंने बताया जैसे फर्स्ट मंथ ये इथेनॉल में कन्वर्ट हुआ। इथेनॉल से सीधा मतलब है कि आप लोगों ने सैनिटाइजर यूज किया होगा। सैनिटाइजर के पीछे कितना परसेंट एल्कोहल होता है? 70%। डॉक्टर भी रिकमेंड करता है 70% वाला ही सैनिटाइजर यूज करना, उसमें इथेनॉल होता है, ठीक है। इथेनॉल और भी एक जगह होता है जो काफी खतरनाक जगह है, वो है बियर या शराब। बताता हूँ, ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग अलग अलग स्टेट से होंगे और किसी किसी स्टेट में कुछ कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं, तो सावधानी के साथ आपको इंफॉर्मेशन जरूरी है, ठीक है। गुजरात और बिहार दोनों ड्राई स्टेट है, जहाँ पे शराब बंदी है, शराब नहीं बना सकते। अब मैं इससे कुछ को कोरिलेट क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ। जब ये फर्मेंटेशन होगा ना, तो आप जब कोई भी आप उसको सूंघेगा तो ऐसा लगेगा कि देसी दारू है। फर्मेंटेशन के बाद ऐसा फील होता है। अब इसमें कंडीशन ये है कि बियर में भी 3% से लेकर 6% तक इथेनॉल होता है। बियर के अंदर 3% से लेके, आप लिख लो, लिखना चाहोगे, 3% से लेके 6% तक इथेनॉल होता है। उसको लाइट बियर बोलते हैं लोग। और 6% से 10% तक होगा तो स्ट्रॉन्ग बियर, और 10% से लेके 50% तक अलग अलग वाइन के अंदर इथेनॉल का परसेंटेज होता है, ठीक है। ये तो सरकार का नियम है और उस हिसाब से लोग बनाते हैं, ठीक है। बट जब हम नेचुरल प्रोसेस से जब ये बनाते हैं तो इसमें कितना होता है इथेनॉल, क्योंकि सारी बातें इथेनॉल के ऊपर है। इथेनॉल 5% आ गया तो आप नहीं बना सकते बायो में, सिंपल। तो हमारे में कितना होता है? 1.8% विद, तो आप सेफ हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी स्टेट में आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 3 महीने बाद तो और भी कम हो जाता है 0.9%, क्योंकि अल्कोहल कम होता है, एसिटिक एसिड पहले ज़्यादा हो जाएगा और फिर जाके वो एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस मैंने बताया आपको, यदि आप इन दोनों स्टेट में से कहीं से भी हैं और कभी वहाँ बनाए आप और प्रशासन किसी कहने पे आ जाए तो आप उससे बहस कर सकते हैं और लैब रिपोर्ट दिखा सकते हैं, ठीक है। रीजन होना चाहिए कोई चीज़ क्यों ऐसा है, ठीक है। रीजन सही रीजन नहीं देंगे तो फिर वो कार्रवाई करते हैं, ठीक है। तो 2 स्टेट के लिए ये बात जब आती है ना, तो मैं इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो मैं 2 लैब रिपोर्ट्स दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 30 डेज लिखा हुआ है ना। 30 दिन के अंदर जब हमने इसका लैब रिपोर्ट कराया तो इथेनॉल का जो परसेंटेज आया ओवर केमिकली, हाँ देखिए कितना है ये 1.85, यानी 2% से भी कम है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम जो काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से सेफ है, ठीक है। मतलब टेक्निकली आप इस बात को जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना रहे हैं और उसमें हमें पता नहीं है और कोई आगे हमें झूठ बोल के धमका के चला जाए, ऐसी बिल्कुल आप ना खड़ा रहना है, बातें करनी है उससे, ठीक है, ठीक है। दूसरा सेम होगा आफ्टर 90 डेज, उसमें हमने डेज तो नहीं लिखवाया लेकिन 90 दिनों बाद जब हमने करवाया था उसका फाइनल। एक और देखिए सेम ऐसा ही होगा, नहीं ये नहीं, जो कि मौसमी, संतरे, पाइनएप्पल या नींबू, इनसे बना होना चाहिए, यानी सिट्रस फ्रूट से बना होना चाहिए। किसी भी तरह का जख्म हो, कट जाए, जला हुआ हो, अब कहाँ पर ये काम करेगा मैं बता देता हूँ आपको। आपके घरों में इंसान को जब चोट लग जाए या जख्म हो जाए, कट जाए, जल जाए, तो वहाँ तो यूज करेंगे आप। दूसरी चीज, कई लोग पेट्स पालते हैं, है ना, कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, उनके जख्म हो जाए या सोराइसिस हो जाए, उसके ऊपर टिक्स आ जाता है। टिक्स समझते हैं ना? उस टिक्स को खत्म करना हो तो क्या करें? बड़े जानवर जो गाय भैंस होता है उनमें भी आता है। तो मैं बता देता हूँ इसका ना यूज करने का तरीका आप लोग लिख लीजिए। यदि आपने इसके यूज करने का तरीका यदि ठीक से अप्लाई नहीं किया तो ये उल्टा रिएक्शन भी करता है, इसलिए ध्यान से इसको लिखना है। कैसे? देखिए, यदि हमारे बॉडी के ऊपर आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि डैंड्रफ भी हो जाता है, होता है ना? आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो फॉर ह्यूमन बॉडी आपको मैं बता रहा हूँ 3 पॉइंट बता रहा हूँ, 3-4 पॉइंट, जिसमें आपको ये लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट, स्कल यानी सर, फेस और प्राइवेट पार्ट। 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए या कोई भी इंसान, लेडीज हो जेंट्स हो, कोई भी, सर पे, फेस पे और प्राइवेट पार्ट पे यदि कोई भी किसी भी तरह का, चाहे स्किन इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, कोई भी जला हो, कटा हो, कुछ भी, वहाँ आधा पानी 50% पानी के साथ मिला के, यानी यदि आप 100 ml का सोल्यूशन बनाना है तो 50 ml एंजाइम यूज करना है और 50 ml ही पानी, और कॉटन में डुबो के वहाँ लगा लेना है। आप कॉन्टिन्यूसली 1 वीक लगाइए, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, पहली बात तो ये हुई। यदि आप 18 साल से छोटे हैं और 5 साल से बड़े हैं, ठीक है ना,
इवन 1 साल तक के बच्चे को भी आप यूज कर सकते हैं। हमेशा कोई भी पार्ट हो बॉडी का आधा पानी मिला के ही लगाना है वहाँ, छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। आधा पानी मिला के ही लगाना है। कॉटन में डिप कीजिए उसको, जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे लगाइए। देखिए 90% केस आप अपने घर में ट्रीट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डॉक्टर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दीजिए लोगों का। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं लोगों के जिस समय यदि आप ये सॉल्यूशन बना के घर में रखेंगे तो नेचुरली आप अपने आप को हील कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने बहुत सारा जो है ना ऐसे प्रॉब्लम्स को ठीक किया है, ठीक है। तो आपके लिए ये ज़्यादा उपयोगी है। दूसरी चीज, यदि आप मान लीजिए आपके घर में गाय है, गाय के लिए यदि गाय की बॉडी पे बहुत सारी बीमारियां हैं, इवन लंपी, अभी लंपी फिर से चल गया है, तो लंपी को ठीक करना है तो कैसे करेंगे? लंपी को आप ठीक कर सकते हैं। सिट्रस एंजाइम को 100% कॉन्सेंट्रेट, उसमें पानी नहीं मिलाना है, आप दिन में 3 बार लगाइए, ठीक है। स्प्रे वाले देखिए लंबी बीमारी में कॉन्टिगेबल होता है, इसको आप पास में जाके बिल्कुल टच मत कीजिए। आप क्या करेंगे, एक स्प्रे वाले बोतल में या स्प्रे बड़े मशीन में उसमें भरिए और उसको स्प्रे कीजिए बॉडी पे, जहाँ जहाँ पे रहेगा वो जगह। क्या होता है लंबी में, होता है क्या, गाय के बाहरी हिस्से में किसी भी जगह पर सर से लेके पूरे पीछे वाले हिस्से तक एक गुब्बारा सा बनेगा ऐसे, है ना। फिर वो जख्म बन के फूटेगा और वो ब्लड निकलना स्टार्ट होगा। तो वहीं पे लगाना है इसको, और साथ में क्या करना है पता है, जिस एंजाइम को आप लगा रहे हैं ना उसी एंजाइम को 1 बाल्टी पानी, वो तो पानी और खाना सारा बंद कर देता है गाय, लेकिन जितना भी पानी पिए उसके साथ 1 लीटर पानी में 5 ml के हिसाब से पिला सकते हैं। जो एंजाइम मैं आपको कह रहा हूं कि उसको यूज कीजिएगा स्किन पे, और वो 15 से 20 दिनों में उसके ऊपर ब्लैक लेयर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। पहले तो वो ड्राई करना स्टार्ट करेगा थोड़ा, फिर जब पूरा कंडीशन कॉलोनी डेवलप हो जाएगा पूरा, तो वो पूरा ड्राई करना स्टार्ट कर देगा, तो वो पूरा ठीक हो जाएगा, यानी 20 से 25 दिन में वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद देखिए टिक्स होता है ना गाय के ऊपर, वो टिक्स बहुत होता है। कॉन्टिन्यूसली 1 वीक जहाँ जहाँ टिक्स है प्योर एंजाइम स्प्रे करना है, सारे टिक्स नीचे आ जाएंगे, टिक्स हो सारे खत्म हो जाएंगे। 1 वीक तक कॉन्टिन्यूसली करिएगा, वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया आपके घर में यूज होने वाले सिट्रस एंजाइम। सपोज करिए आपके कई बार क्या है, वॉशरूम में बहुत बदबू आता है, जब गटर जो पाइपलाइन होता है उस बैक मारता है ना, तो आपके वॉशरूम में बहुत सारे बदबू होते हैं। उस बदबू को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, 1 लीटर पानी, फ्रेश पानी में 10 ml आप अपना सिट्रस एंजाइम मिक्स कर दो। लिखिए कंडीशन, अब यूजेज लिखिए फॉर ऑर्डर कंट्रोल। बदबू दूर करना हो तो क्या करेंगे? 1 लीटर पानी में 10 ml अपना बायो एंजाइम मिक्स करना है, सिट्रस बायो एंजाइम, ठीक है। और जहां भी बदबू है वहां पर छिड़काव करिए, स्प्रे करना है। विदिन 10 मिनट सारे बदबू खत्म, 10 मिनट के अंदर सारे बदबू खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अभी ये सारे के सारे काम कौन करता है? उसके अंदर का माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है। अब मैंने ये बताया कि हमारे सॉल्यूशन में बैक्टीरिया भी है और फंगस भी है। इसका भी लैब
रिपोर्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कितनी क्वांटिटी में होता है। क्योंकि यदि मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये पॉल्यूशन लोड कम करता है, तो पॉल्यूशन लोड कौन करेगा ना? उस सॉल्यूशन में कुछ तो होना चाहिए ना जो पॉल्यूशन लोड कम करेगा। यानी जो इस प्रॉब्लम्स को, यानी जो पॉल्यूटेंट है, चाहे हवा में पॉल्यूटेंट है, मिट्टी में है या पानी में, उसको डिकम्पोज करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, तो वो बैक्टीरिया होगा। और वो बैक्टीरिया मैं आपको दिखाता हूँ लैब रिपोर्ट में कितनी बैक्टीरिया है हमारे इस एंजाइम के अंदर। सॉइल में, एयर में या फिर वाटर में किसी भी तरह की गंदगी पॉल्यूटेंट है तो उसे डिकम्पोज करने के लिए यही बैक्टीरिया काम करेगा, वहां पर उसको डिकम्पोज करेगा और पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। तो बायोरेमिडिएशन में हम लोग समझेंगे कि कितना भी गंदा पानी हो उसको कैसे भी हम लोग ट्रीट करेंगे, और यदि कहीं बदबू आ रहा है तो उसको रिड्यूस कैसे करेंगे, और यदि कंपोस्ट बनाना हो, कंपोस्ट बनाने के कई सारे मेथड हैं। यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत सारा मेथड, लेकिन आपके पास ये जो बायो एंजाइम है वो एक मैजिक सोल्यूशन की तरह काम करता है कि आप पानी को भी साफ कर सकते हैं, बदबू भी दूर कर सकते हैं और आप कंपोस्ट भी बना सकते हैं। So we can say this is very important solution for our health and environment. Okay, we can use in different way for wastewater treatment, how to control odor, and for making biocompost. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि हमने अभी पीछे जो टॉपिक कवर किया आपको, उसको मैं बस 5 मिनट में रिपीट करूंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से भी मैं पूछूंगा, और आप लोग पिछले वाले टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछिएगा मुझसे, ठीक है? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि व्हाट इज बायो एंजाइम, बायो एंजाइम क्या है, तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनने वाला एक सॉल्यूशन है। इट इज a bioenzyme. It is a solution which makes by fermentation process with the help of jelly, water and organic material. Okay. In the it makes in the absence of air. It means anaerobic method. किस मेथड से ये बनता है? एनाएरोबिक मेथड से। अब मैं आप लोगों को, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, इसका पीएच मैक्सिमम कितना होगा और मिनिमम कितना होगा। ओके, तो कुछ जो लास्ट सेशन में कुछ बच्चे नहीं थे, मैं उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं फिर से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा मैं करना। देखिए, मैंने बताया था आफ्टर 90 डेज द पीएच ऑफ बायो एंजाइम विल फॉर्म बिटवीन 2.5 एंड 4। ये मौसमी का छिलका है और काफी फ्रेश है। सुबह सुबह मैंने इसे जूस वाले से उठाया है। 24 घंटे के अंदर वाला छिलके ही कलेक्ट करना है, ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ऐसा नहीं कि 5 दिन वाला उठा लिया गला हुआ सड़ा हुआ, ऐसा नहीं, फ्रेश पील्स होना चाहिए, ठीक है? आप इधर ध्यान देना जरा, मेरे हाथ में क्या है, ये हो रहा है ना? नेचुरली है ये, नेचुरल चीजों से भी बना होता है ना। ये भी नेचुरल चीजें हैं। पानी को क्या मानते हो आप? नेचुरली है ना?
तीन चीज से ही बनता है बायो एंजाइम। तीन चीजों को 1:3:10 के रेशियो में जब हम रखते हैं तो 90 दिनों बाद हमारा बायो एंजाइम बन के तैयार होता है। कैलकुलेट कैसे करते हैं? किसी भी कैन या कंटेनर का जो टोटल कैपेसिटी होगा उसका 60% पानी लेते हैं। पानी की क्वांटिटी डिसाइड हो गया, उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, ओके। और फिर उसे जो जैगरी की क्वांटिटी मिला उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको ऑर्गेनिक मटेरियल की क्वांटिटी मिल जाएगा। कि जब तीन चीजें आपस में एक कंटेनर में होता है तो फर्स्ट मंथ एल्कोहलिक प्रोसेस होता है, जिसमें हमने एल्कोहल का परसेंटेज बताया था। फर्स्ट 30 डेज में 1.8%, भैया आफ्टर 90 डेज 0.9%, और इस सभी में 90 दिनों के बाद माइक्रोब्स क्रिएट होता है जो एंजाइम के फॉर्म में होता है। और ये माइक्रोब्स अलग अलग पोल्यूटेंट को डिकम्पोज करता है, मतलब उस माइक्रोब्स का खाना ही होता है पोल्यूटेंट। एयर में पोल्यूटेंट है उसको खाएगा, सॉइल में पोल्यूटेंट है उसको खाएगा, वाटर में पोल्यूटेंट है उसको खाएगा। इट मीन्स the main food of microbes is pollutant, okay. In water so many pollutant available, in wastewater, in air के अंदर भी बायो एंजाइम का छिड़काव करते हैं पर डे तो आपके घर के अंदर एयर की क्वालिटी 40% तक अच्छा हो जाएगा। 40%, क्योंकि दिल्ली में 2024 में एक ट्रायल हुआ था जिसमें ये पता चला कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 40% तक रिड्यूस हो सकता है यदि मैं बायो एंजाइम का उपयोग एज ए बायो सोल्यूशन के फॉर्म में यदि मैं वाटर में मिक्स करके फॉगर के हेल्प से, फॉगर देखा है आपने रोड पे जो चलता रहता है, पानी का फव्वारा नहीं निकालता रहता है, उसमें मिक्स करके यदि मैं इसको अलग अलग जगह पर मैं इसको घुमाऊँ गाड़ी से लेके, तो क्या होगा कि फॉगर के हेल्प से पानी के अंदर एंजाइम मिक्स करके और इसे डिफरेंट एरिया में इसे स्प्रेयर के हेल्प से मैं स्प्रे करूँ तो क्या होगा कि एयर के अंदर जो पॉल्यूटेंट है वो इसके माइक्रोब्स स्लोली डिकम्पोज करना स्टार्ट करता है और अप टू 40% तक ये रिड्यूस करके आपको एयर क्वालिटी को ठीक करेगा। जब हम बायो एंजाइम मिट्टी में डालते हैं तो क्या करता है, उसी लेयर्स को डीएपी, यूरिया, पोटाश, जिंक का जो लेयर्स कई सालों से जो मिट्टी में आ गया उसको डिकम्पोज करता है, उसको ब्रेक करता है और ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट करता है। इसका मीनिंग है कि सॉइल के लिए भी हमारा बायो एंजाइम काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप करेंगे ब्लैक टी शर्ट। अभी जैसे मैंने बताया बायो एंजाइम बनाने के लिए किन चीज़ों की जरूरत होती है और किस रेशियो में बनता है ये, बस ये प्रमुख सवाल का जवाब दीजिए आप। थोड़ा सा नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ मिस्टेक भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बताइए। गुड, यस, एक चीज है ना, रेशियो क्या रहेगा? आप बताइए इनको, रेशियो क्या रहेगा? जी जी आप हाँ 1:3:10। 1 पार्ट क्या है? ठीक है, यदि सपोज आपके पास 5 लीटर का कोई डब्बा है, 5 लीटर का, तो 5 लीटर के डब्बे में हम पानी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे?
60% ऑफ 5 लीटर। आप समझिए, कोई भी कंटेनर आपके पास है, कितना भी बड़ा, आप उसमें बायोगैस बनाना है, तो सबसे पहला ध्यान रखना है कि 1/3 टैंक, सबसे पहले पानी की क्वांटिटी को डिसाइड करना है, ठीक है। तो 60% ऑफ टोटल कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, तो 5 लीटर का 60% कितना हुआ, ये बताइए, आप बताइए। कैलकुलेट 3 लीटर, गुड। 3 लीटर को ऐसे तो मैंने बताया तरीका कि 10 से डिवाइड करना है, लेकिन यदि उसको ml में कन्वर्ट करेंगे तो 3 ml को, यदि 3 लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3000। अब उसको 10 से डिवाइड करना है, तो उसको क्या मिलेगा, वो जैगरी, जैगरी की क्वांटिटी मिल जाएगा, यानी कितना हुआ 300 ग्राम। उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 900। 300 ग्राम ये जैगरी, 900 ग्राम ये, और फिर रेस्ट कितना है 3 लीटर पानी डाल के 3 महीने के लिए हमें उसे आधा ढक्कन बंद करना है। ध्यान रखिएगा, पूरा टाइट कर देंगे गैस बनेगा डब्बे में और डब्बा फट जाएगा। आधा ही ढक्कन उसे बंद करना है और छांव में ही रखना है, धूप में नहीं रखना है, ठीक है ना। तो बनाने का तरीका तो मुझे लगता है पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है, बैठिए। और इस रो में आप फर्स्ट टाइम अभी क्लास लेगा इस सेशन में, ठीक है। और एक और जो नए बच्चे हैं खलील लिया, यस। सपोज आपके पास 100 लीटर का कोई कैन है, ठीक है, या डब्बा है। 100 लीटर के डब्बे में पानी कितना यूज करेंगे आप बताएंगे। ऑर्गेनिक मटेरियल मीन्स ये छिलका, छिलका का मतलब है कि आप अपने घर के आसपास जूस वाले से ला सकते हैं या किचन से कलेक्ट कर सकते हैं। डब्बा है लेकिन ढक्कन नहीं है, क्या करेंगे, अब ढक्कन ढूंढोगे नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो कैरी बैग नहीं आता है प्लास्टिक पॉलीथीन वाला, उस पन्नी को ढक्कन पे रखिए और एक रबर लगा दीजिए, दैट्स ऑल। सपोज करिए बड़ा मुंह है तो आप बड़ा पन्नी लीजिए और साइकिल का ट्यूब नहीं होता है, ट्यूब को काट लीजिए पतला, उससे खींच के बांध दीजिए, दैट्स ऑल। समझ रहे हैं? चलिए भाई, अभी मैंने ये बताया था कि पहले महीने में 3 महीने का प्रोसेस है, 90 दिन का, ठीक है। में इथेनॉल बनता है, उसका परसेंटेज 1.8% होगा, ठीक है। आफ्टर 90 डेज उसका परसेंटेज रिड्यूस हो जाता है, 0.9, आधा हो जाता है, तो आप सेफ हैं। यानी कोई आप बना रहे हैं, सपोज किसी ने आगे टोक दिया, अरे ये तो देसी दारू बना रहा है, ऐसा खूब होता है, लोग टोकते हैं, इसलिए उसका स्मेल ऐसा रहता है, थोड़ा सा लोग टोकेंगे, लेकिन आप बोलिएगा ऐसा कुछ भी नहीं। उसका रीजन है इथेनॉल का परसेंटेज। यदि आपने परसेंटेज 10% वाला ईस्ट डाल दिया उसमें, याद रखिएगा ईस्ट मार्केट में मिलता है, ईस्ट से कभी भी एंजाइम नहीं बनाना है, हमेशा नेचुरली प्रोसेस में बनाना है। यदि ईस्ट डाल दिया, उसका परसेंटेज ज़्यादा कर दिया तो दिक्कत है, इसलिए ईस्ट डाल के नहीं बनाना है, नॉर्मल बनाना है। 90 दिनों के बाद 0.9% आ जाता है और 30 दिनों के अंदर 1.8%। तो आप दोनों ही कंडीशन में सेफ हैं। प्रॉब्लम ये बात इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये स्टोरी है ड्राई स्टेट के लिए। बिहार और गुजरात 2 स्टेट में दारू बैन है। किसी भी तरह की एक्टिविटी ऐसा आपको पूछेगा, सवाल करेगा तो आप फसक के साथ जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना, डरने की जरूरत नहीं। ओके, अब चलिए बैठिए। अभी ना